हेलो एवरीवन। तो आज हम रंगास मैरिज इस चैप्टर के एमसीक्यूज हल करने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी रंगास मैरिज। तो नरेटर का मतलब है वर्णन करने वाला, व्याख्या करने वाला। ठीक है, तो इस कहानी का जो वर्णन करता है वह कौन है, नरेटर का नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन ए रांगा। रांगा तो नहीं हो सकता क्योंकि ये इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है। शास्त्री। शास्त्री तो ये एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी श्यामा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा श्यामा, ऑप्शन सी। और रत्ना तो रामाराव की नीस है, तो ये तो होगा नहीं। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नरेटर्स विलेज। तो ये जो नरेटर है उसके गांव का नाम पूछा जा रहा है। तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि रांगा और नरेटर दोनों एक ही गांव के थे। तो ऑप्शन ए बेंगलोर। बेंगलोर तो नहीं हो सकता है क्योंकि बेंगलोर तो रांगा पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। ऑप्शन बी होशाहाली। तो हाँ, होशाहाली हमने पढ़ा है बुक में, तो हमारा आंसर हो जाएगा होशाहाली। होशंगाबाद तो हमने पढ़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, द स्टोरी रंगास मैरिज इज सेट इन ए विलेज इन ब्लैंक्स। तो ये जो रंगास मैरिज की जो कहानी है वो जो जिस गांव का है वो गांव किस जगह पे स्थित है, किस जगह पे लोकेटेड है, उस जगह का नाम बतलाना है। तो ऑप्शन ए में मदुरई। मदुरई तो हमने पढ़ा नहीं है। ऑप्शन बी बेंगलोर। बेंगलोर तो रांगा पढ़ने गया था, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैसूर। और भुवनेश्वर तो हमने पढ़ा ही नहीं है स्टोरी में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है मैसूर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दिस इज ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द विलेज होसाहाली। तो जो होसाहाली गांव है उस होसाहाली गांव का फीचर्स का मतलब होता है विशेषता। उस गांव की क्या विशेषता है, मतलब जब नरेटर अपने गांव के बारे में बतला रहे थे तो अपने गांव के बारे में क्या बतलाए थे, क्या वहाँ की खास विशेषता है। तो वहाँ के जो आम मैंगो ट्रीज, स्पेशल मैंगो ट्रीज है, ये चीज़ उनके लिए वहाँ खास थी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेशल मैंगो ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज रांगा। रांगा कौन था, द नरेटर सन। नरेटर का तो कोई बेटा ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी द अकाउंटेंट सन। हाँ, अकाउंटेंट का सन था, लेखाकार का बेटा था। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हु वॉज रांगा, द अकाउंटेंट सन, ये होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच सिटी रांगा वेंट फॉर स्टडीज़। ये जो रांगा है वो कौन सा शहर गया हुआ था पढ़ने के लिए। ए मैसूर। मैसूर तो नहीं होगा क्योंकि ये मैसूर में ही उसका गांव स्थित था। और ऑप्शन बी बेंगलोर। हाँ, तो ये बेंगलोर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि वो बेंगलोर ही पढ़ने के लिए गया था। दिल्ली और मुंबई तो हमारे इस स्टोरी में मेंशन ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। वो बेंगलोर सिटी गया था पढ़ने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मेंशन्ड एज ए प्राइसलेस कमोडिटी। प्राइसलेस का मतलब होता है मूल्यवान और कमोडिटी का मतलब है वस्तु। तो यहाँ नरेटर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब यहाँ ये क्वेश्चन बना है कि इस स्टोरी में किस चीज़ को मूल्यवान वस्तु के रूप में मेंशन किया गया है, मूल्यवान वस्तु के रूप में देखा जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए है ऑथर्स नेटिव लैंग्वेज। ये जो ऑथर है वो जिस गांव के रहने वाले, नेटिव लैंग्वेज मतलब जहाँ वे निवास करते हैं उस एरिया में जो भाषा बोला जाता था उसी भाषा को प्राइसलेस कमोडिटी बोला गया। ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन बी मैंगोज ऑफ हिज विलेज, उस गांव के आम को प्राइसलेस कमोडिटी बोला गया है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी फ्लावर्स ऑफ हिज विलेज, उसके गाँव का जो फ्लावर है उसके बारे में बोला गया। बिल्कुल ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल आंसर नहीं होंगे। ऑप्शन डी है इंग्लिश लैंग्वेज, बिल्कुल ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज। व्हाट इज मेंशन्ड एज ए प्राइसलेस कमोडिटी, इंग्लिश लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज ए प्राइसलेस कमोडिटी। ठीक है,
तो जैसे वो जो होशाहाली गांव है वहाँ पे लोग इंग्लिश बोलने नहीं जानते थे। अगर कोई एक दो कोई भी इंग्लिश जानता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है उन गांव के लोगों के लिए। इसलिए वहाँ के लोग इसको बिल्कुल प्राइसलेस कमोडिटी, मूल्यवान वस्तु के रूप में देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। अब क्वेश्चन नंबर 8, वाई वॉज रांगाज होम कमिंग ए बिग इवेंट। तो ये जो रांगा शहर से जब घर को वापस आता है अपना गांव, तो ये बहुत बड़ा इवेंट क्यों बन गया था, बहुत बड़ा शो क्यों बन गया था, ऐसा कहा जा रहा है। ऑप्शन है बिकॉज ही ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर एवरीवन। तो कहा जा रहा है कि यह शहर से सबके लिए गिफ्ट लेकर के आया था, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। ऑप्शन बी बिकॉज ही वॉज न्यू इन द विलेज, क्योंकि वो उस गाँव में नया था, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी बिकॉज ही रिटर्न फ्रॉम बैंगलोर आफ्टर स्टडिंग देयर फॉर 6 months। तो ये जो बैंगलोर गया हुआ था वहाँ 6 महीने की पढ़ाई करके वापस आया था। तो हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा कि वो बैंगलोर से वापस आया था 6 महीने की पढ़ाई करके। तो हमारा ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एन ओल्ड लेडी चेक्ड फॉर रांगास। जब रांगा को देखने के लिए पूरी भीड़ उसके घर के चारों ओर इकट्ठी हुई थी, तो एक महिला रांगा के बगल में खड़ी रहती है। तो रांगा को देखकर वो महिला संतुष्ट नहीं होती है और रांगा को छूने लगती है और छू कर देखने लगती है। तो वो क्या चेक कर रही थी, वो लेडी रांगा का, ठीक है। तो ऑप्शन ए है बर्थ मार्क, क्या कोई जन्म का कोई चिन्ह था रांगा के शरीर में, वो चेक कर रही थी, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी सेक्रेट पियर्सिंग, पियर्सिंग का मतलब होता है कि पवित्र, पियर्सिंग छेद करना, तो क्या उसका मतलब छेद हुआ था, या उसका कान छेद था, ऐसा कुछ, या फिर आईब्रोज वगैरह पियर्सिंग करा लेते हैं ना, तो ऐसा कुछ चिन्ह था, ये तो हमने नहीं पढ़ा है। ऑप्शन सी सेक्रेट टैटू, सेक्रेट का मतलब पवित्र, मतलब भगवान से रिलेटेड कोई भगवान का टैटू बनाया हुआ था क्या अपने शरीर में, बिल्कुल हमने ये नहीं पढ़ा। ऑप्शन डी सीक्रेट थ्रेड, हाँ हमने पढ़ा है सीक्रेट थ्रेड, जिसको बुक में जिनेवरा कहा गया है, ठीक है। यहाँ जिनेवरा वर्ड ना दे करके सीक्रेट थ्रेड कहा गया है, तो इसको हम हिंदी में जेनेयू कहते हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। जैसे आप मंदिर जाते हैं तो आप वहाँ गौर कीजिएगा, जो पंडित होते हैं वे अपने शरीर में वो सीक्रेट थ्रेड पहने हुए होते हैं, जो गला से नीचे कमर तक पहना जाता है, आप लोग गौर कीजिएगा, ये पंडित लोग पहनते हैं मंदिर में जो रहते हैं ना वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एज फॉर हिज नमस्कार टू मी ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय हु सेड दिस लाइन्स। तो यहाँ पे नरेटर बतलाते हैं कि ये जो रांगा है वो प्रेजेंट डे के जो लड़के हैं आजकल जो नमस्कार करते हैं आधा झुककर, वैसे ये रांगा मुझे नमस्कार नहीं किया, ये बिल्कुल अलग तरीके से ही नमस्कार किया। तो इस लाइन को किसने कहा है, तो ऑब्वियसली इस लाइन को नरेटर नहीं कहा है, तो नरेटर का नाम क्या है, श्यामा, तो श्यामा ने कहा है इस लाइन को। क्वेश्चन नंबर 11, एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय व्हाट डज इट टेल अबाउट रांगा। तो जो हम 10 नंबर के क्वेश्चन में देख रहे हैं वो उसी क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन श्यामा नरेटर हमें बोल रहे हैं, तो ये जो नरेटर के इस लाइन को बोलने से हमें रांगा की कौन सी विशेषता दिखती है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। ही वॉज वेल मैनर्ड, वो बहुत संस्कारी था, ठीक है, वेल मैनर्ड, तो हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वो वेल मैनर्ड था। देखिए ही वॉज डिसरेस्पेक्टफुल, ऐसा तो नहीं क्योंकि वो सबका रेस्पेक्ट करता था, और सी है ही चेंज्ड हिज कास्ट, और वो अपना जाति को बदल लिया था, वो बिल्कुल नहीं बदला था क्योंकि वो पवित्र धागा अपने शरीर पे पहना ही हुआ था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया। ही वॉज वेल मैनर्ड मतलब उसका जो नमस्कार करने का तरीका है उससे उसका ये झलक रहा है संस्कार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, वट वॉज रांगास इनिशियल टेक ऑन मैरिज। इनिशियल का मतलब है प्रारंभ में, शुरुआत में शादी के संबंध में ये जो रांगा का क्या विचार था। जब नरेटर पूछते हैं ना कि कब तुम शादी करोगे ऐसे, तो उसने शादी के संबंध में अपना विचार देता है। आइए हम ऑप्शन में देखते हैं। ही वांटेड टू मैरी इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब जल्दी, वो चाहता था रांगा कि वो जल्दी शादी कर ले, ऐसा तो हम नहीं पढ़े हैं, ये भी नहीं होगा आंसर। ऑप्शन बी, ही वांटेड टू मैरी ए गर्ल चूजन बाय हिज पेरेंट्स,
जो रंगा है वो ऐसे लड़की से शादी करना चाहता है जो उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता के द्वारा चुनी गई हो। ये भी नहीं होगा आंसर। सी, ही वांटेड टू रिमेन ए बैचलर, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वह बिल्कुल बैचलर रहना चाहता था, क्योंकि वो अपना राय बताते वक्त नरेटर को जब बता रहे थे तो उसने कहा था कि मुझे ऐसे लड़की से शादी करनी है जो मैच्योर हो, एडोरेबल हो, जो मतलब सोच समझ सकी, देखने में सुंदर हो, समझदार, ऐसे लड़की से शादी करनी। अगर ऐसे लड़की नहीं मिली तो मैं बैचलर ही रह जाऊँगा, कुंवारा ही रह जाऊँगा, ऐसा वो रिस्पॉन्स किया था। तो हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू रांगा व्हाट टाइप ऑफ गर्ल शुड वन मैरी, तो रांगा के अनुसार किसी लड़के को कैसी लड़की से शादी करनी चाहिए। तो ऑप्शन है मैच्योर, बिल्कुल मैच्योर, जो सोच समझ सके, हर चीज़ को समझे, ये बोला था, ये करेक्ट होगा। बी, ऑप्शन बी में एडमायरेबल, बिल्कुल देखने में सुंदर हो, ये वर्ड भी बोला था, ये दोनों वर्ड बोला था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये दोनों वर्ड बोला था। 14 में हु वॉज रत्ना, तो वो जो रत्ना है वो कौन है इस स्टोरी में। नरेटर्स नीस, नरेटर की तो कोई नीस ही नहीं है, ये भी नहीं होगा आंसर। ऑप्शन बी, रामा राव सिस्टर, रामा राव की तो कोई सिस्टर नहीं थी, इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, रामा राव नीस, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, रामा राव नीस। ऑप्शन सी, नीस, आप या तो भतीजी समझो या भांजी, ठीक है, कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब रत्ना, ये जो रत्ना है उसके बारे में जो नरेटर हो वो कैसा वर्णन किए थे। ऑप्शन है, प्रिटी गर्ल ऑफ 11 वर्ष की एक सुंदर लड़की है, ऐसा बोले थे, हाँ बिल्कुल ये भी आंसर होगा। ऑप्शन बी, फ्रॉम ए बिग टाउन, हाँ वो बड़े शहर से रहकर आई हुई थी, ठीक है, ऐसा भी बतलाए थे। ऑप्शन सी, एरोगेंट एंड रूड, वो बिल्कुल घमंडी और कठोर टाइप की लड़की थी, ऐसा तो नहीं पढ़े हम लोग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, प्रिटी गर्ल ऑफ 11 एंड फ्रॉम ए बिग टाउन। तो ऑप्शन ए एंड बी, मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो मैं आप लोग से ये आग्रह करना चाहूँगी कि आप जब इस वीडियो को देखते हैं और क्वेश्चन हल करते हैं तो आप साथ में अपना टेक्स्ट बुक रखें, क्योंकि ये हर पैराग्राफ से एक एक क्वेश्चन बना हुआ है और ये जो जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए बनाया गया है ये बिल्कुल सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। जैसे जैसे आप टेक्स्ट बुक खोलोगे और पैराग्राफ वाइज आगे बढ़ते जाओगे उसी तरह से इसमें क्वेश्चन भी बनाया गया है। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की, रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप स्टोरी समझिए, समरी आई होप आप समझ ही गए होंगे। और जब बुक साथ में रख करके उसमें आप आंसर अंडरलाइन करते हुए पढ़ते जाते हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और याद भी होगा, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको याद करने में डिफ़िकल्ट नहीं होगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। थैंक यू।